दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कयास है, संभावना है, आशंका है, उम्मीद है, भरोसा है, यही यूपी है। और यूपी के मुख्यमंत्री को अपनी जिन बातों को लेकर भरोसा है, उस भरोसे पर भरोसा करने की स्थिति में दिल्ली नहीं है। दिल्ली को जिन बातों पर भरोसा है, योगी आदित्यनाथ को उन पर भरोसा नहीं है। और इन दो भरोसे और संभावना आशंका के बीच एक उम्मीद आरएसएस को इस बात की रही कि दरअसल संवाद बन जाए तो शायद रास्ता निकल आएगा। और दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले हैं। जिस बात का जिक्र वह शुरू से करते चले आए, वह राज्य के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो ये आज दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उनके साथ ना कोई मंत्री ना कोई नौकरशाह, वो बिल्कुल अकेले मुलाकात करने के सिलसिले में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात बिछाने वाले, लेकिन मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। और यह कयास दूर की गोटी है कि इस देश के गृह मंत्री हो चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, जिनसे मुलाकात कल योगी आदित्यनाथ की होनी है, दोनों मुलाकातों के बाद ही तय होगा रास्ता। अगर जेपी नड्डा के घर की दिशा में जाता है तो फिर कैसा फैसला होने वाला है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को साधने का है, छोटे छोटे दलों को एक साथ लेने का है, जातीय समीकरण के मद्देनजर रूठे हुए ब्राह्मणों को साथ करने की स्ट्रेटजी बनाने का है, या फिर यह संभावना और उम्मीद के बीच कहीं आने वाले वक्त में तमाम खाली पदों पर वहां पर नियुक्तियां करनी है, चाहे वो अलग अलग बोर्ड हो, निगम हो, या फिर यह दिशा भी बन सकती है कि वाकई क्या मंत्रिमंडल विस्तार भी कर दिया जाए। असंभव सी स्थिति। योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज दिल्ली भिजवाया। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत उत्तर प्रदेश को नहीं, दिल्ली को है। और इस मैसेज के बाद दिल्ली में खलबली मच गई, आरएसएस संवाद बनाने में लग गई। और इसी का परिणाम कि अकेला अभिमन्यु लखनऊ से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में दिल्ली के महारथियों के बीच वह संवाद बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन जाएगा, कौन आएगा, किस रूप में आएगा, लेकिन आज इन परतों को खोलने की शुरुआत इस लिहाज से करने की जरूरत है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर जिस बिसात को 2017 में बिछाया गया, 2017 के बाद दिल्ली की स्थिति कहीं नाजुक हुई है। और योगी आदित्यनाथ जो नाजुक वक्त में उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाले थे, मौजूदा वक्त में वह ताकतवर हो चले हैं। फेरिस्त लंबी है, क्योंकि इस दौर में छत्तीसगढ़ की सत्ता गई, इस दौर में ही राजस्थान की सत्ता गई, इस दौर में मध्य प्रदेश का भी चुनाव आ रहे, लेकिन उसके बाद तमाम जोड़ तोड़ करके शिवराज दोबारा मुख्यमंत्री जरूर बन गए। लेकिन स्थितियों ने नाजुक किया पश्चिम बंगाल के चुनाव ने। और 7 अप्रैल को जब अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि बंगाल की जीत यूपी की जीत पर भी भारी होगी, तो इसे गांठ बांध ली थी योगी आदित्यनाथ ने। आज तो जिक्र इस बात का नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने आप की मौजूदगी इस स्थिति में जरूर कराना चाहते रहे कि दरअसल भरोसा उन पर करना सीखना होगा। चंद दिनों के बाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होना है जुलाई के महीने में, जो एक बिसात बिछाएगा कि असल में कितनी जमीन ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की बची है। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के पांव उखड़ गए तो शहर में तो पहले ही स्थिति और हवा उनके खिलाफ हो चली है। क्योंकि जिस तरीके से दियारा के इलाके में शवों को लोगों ने देखा, जिस तरीके से अस्पतालों की हालत देखी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भरोसा है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह तो गांव-गांव जिस लिहाज से घूम रहे हैं, जहां भी कोई बीमार मिल जाता है, दवाई उसके दरवाजे पर नौकरशाह को जाकर पहुंचने की पूरी तरीके से निर्देश दे दिए गए हैं। और इतने बड़े राज्य को वो जिस लिहाज से संभाले हुए हैं, ये सबके बूते की बात नहीं है। यानी अपनी गवर्नेंस की सफलता और अपनी पहलकदमी को योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दरबार में बता रहे हैं। दिल्ली का दरबार समीकरण नाप रहा है, समीकरणों के आश्रय वह चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को भी नाप दिया जाए। लेकिन आरएसएस चाहती है कि संवाद बन जाए, संवाद के आश्रय कोई रास्ता ऐसा निकले जिसके जरिए आरएसएस की जमीन भी जो उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों के आश्रय एक वक्त जड़ों के साथ जमीन के नीचे थी, मौजूदा वक्त में वह भी सतह पर आ गई है। क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ
और सियासी तिकड़म करते दिल्ली के दरबार के महारथी, इन परिस्थितियों के बीच में आरएसएस कहीं नहीं है। आरएसएस किस रूप में मौजूद है और आरएसएस की परिस्थितियां कैसे जी रही हैं, तमाम बातों के लिए हमें लगता है कुछ मुद्दों पर तुरंत ध्यान दीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इसी 20 जून को होना है या 20-22 जून के भीतर होना है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जुलाई में होना है। मंत्रिमंडल के विस्तार का दबाव लगातार इस रूप में बनाया गया कि वहां पर किसी ना किसी तरीके से नौकरशाह जो गुजरात से चले थे, जो एमएलसी बन गए, एक शर्मा साहब, उनको जगह दी जाए और उनके मातहत चीजें चले और दिल्ली उनके जरिए निगरानी रख सके। यह ना तो लोकतांत्रिक तरीके से सही होगा और ना ही मैसेज उत्तर प्रदेश के भीतर जाएगा। इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर किया है। योगी आदित्यनाथ जितिन प्रसाद को लेकर भी ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल ब्राह्मणों की मौजूदगी नौकरशाही में भी बहुतायत के तौर पर है। हाँ, ये जरूर है कि जो की पोस्ट है वहां पर ज्यादातर ठाकुरवाद है, ठाकुरों की परिस्थिति ज्यादा मजबूत है, इससे इनकार उनको कतई नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की अपनी राजनीतिक समझ बीजेपी के बाहर किसी दूसरे राजनीतिक दल में फिट बैठती नहीं है। इस बात का जिक्र भी अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दरबार में करते हैं और कर रहे हैं। यानी जो भी संकट दिल्ली सामने रखती है उसको समाधान से ज्यादा उसे अपने हथेली में समेटे हुए योगी आदित्यनाथ लगातार बता रहे हैं। लेकिन उसके आगे का बड़ा सवाल यह है कि दरअसल अकेले अपने पैरों पर योगी आदित्यनाथ अगर बीते 4-4.25 साल से खड़े हैं और दिल्ली में भी बिल्कुल अकेले पहुंचे हैं और उन नेताओं के सामने एक एक करके उनको मुलाकात करनी है, क्या यह एक योगी आदित्यनाथ पर दबाव की परिस्थितियां हैं? क्योंकि इस देश के गृहमंत्री बतौर गृहमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात नहीं कर पा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री भी बतौर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद नहीं बनाएंगे और कल ही जब जेपी नड्डा से भी मुलाकात का वक्त है तो वहां पर भी स्थिति यह नहीं रहेगी कि बीजेपी, वहां पर भी सवाल दिल्ली की बिसात के अनुकूल योगी आदित्यनाथ को चलना चाहिए, चलना होगा, नहीं चले तो मुश्किल होगी और यह मुश्किल सबके लिए मुश्किल पैदा कर देगी। इस स्थिति का संवाद धीरे धीरे डेवलप आज से होना शुरू हुआ है। इसीलिए मुलाकातों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वह तमाम नेता जो दिल्ली के मंत्रिमंडल में हैं या फिर दिल्ली के सियासी गलियारे में जिनकी आवाज गूंजती है, उनके साथ भी संवाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में करेंगे। रात में इसीलिए रुक रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि आखिर क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में उत्तर प्रदेश में अब सारे निर्णय लिए जाएंगे? तो यकीन जानिए आरएसएस का बहुत साफ सोचना है, योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जा सकता है और ऐसे मोड़ पर योगी आदित्यनाथ को हटाना यह एक दुविधापूर्ण है। दिल्ली की सहमति इस पर लगभग हो चली है। दूसरी स्थिति बनती है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो निर्णय कौन लेगा और निर्णय लेते हुए नजर कौन आना चाहिए? क्या वह नजर आने चाहिए जो दिल्ली द्वारा भेजे गए अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं, या फिर जो बीएल संतोष की रिपोर्ट थी, या जो राधा मोहन सिंह जिस मुलाकात के साथ वापस लौटे और कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं रहनी चाहिए? दरअसल पहली बार मुश्किल यह है दिल्ली के सामने, किसान आंदोलन पूरे तरीके से सियासी हो चला है। पश्चिम बंगाल के बाद और पश्चिम बंगाल में जो टिकैत और ममता की मुलाकात हुई उसके बाद किसान संघ अपने तौर पर मानकर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिले जिले में किसानों को एक साथ लाना होगा। तो ऐसे में जिन जातियों का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में है, उन जातियों के साथ संवाद दोबारा बनाना होगा। इसका जिक्र दिल्ली दरबार लगातार कर रहा है और योगी आदित्यनाथ से कह रहा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव ठाकुर या ब्राह्मणों का चुनाव नहीं है, उसमें बड़ी तादाद में दलित और अति दलित भी है और उसमें ओबीसी की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें छोटे छोटे दल भी बड़े मायने रखते हैं। आप कुछ भी करिएगा, चुनाव जीतने की गारंटी कैसे पहले दे दीजिएगा? चुनाव जीतने की गारंटी तो हमने और आरएसएस ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी दी थी और शायद यही वो मंत्र है जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि पश्चिम बंगाल में जो ध्रुवीकरण था आरएसएस ने उस पर मुहर लगाई थी और उसी के बाद पूरी दिल्ली सरकार का मतलब देश की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी, तमाम मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने सब कुछ पश्चिम बंगाल में झोंक दिया, बावजूद उसके
ममता बनर्जी पिछली बार की सीटों की तुलना में ज्यादा सीट ले गए। यह अलग मसला है कि पश्चिम बंगाल में 3 से आप 75 पार कर गए, लेकिन सवाल तो सत्ता पाने का था। और बीजेपी और आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ को यही समझा रहे हैं कि दरअसल सत्ता पास में रहनी चाहिए। आप इसकी स्ट्रेटजी बनाइए। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जो चुनाव पंचायत के हुए हैं उसके रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं थे। अब हमारे सामने जो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है उसमें आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि हम 60 से 65 सीट जीत जाएं? क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव होगा उसमें लगभग 2/3 से ज्यादा बीजेपी जीतेगी, कब्जा करेगी सीटों पर? क्या इसके लिए कोई स्ट्रेटजी है? या जो काम को आप कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने, चाहे वो कोरोना का जिक्र हो, चाहे अपराधियों का जिक्र हो, इन सबों को आपने ठिकाने लगाया, इससे कोई दिक्कत नहीं। कोरोना को लेकर आपकी पहलकदमी वाकई बेहतरीन है। जब राज्य में कोई विपक्ष का नेता नहीं निकला, वो घूमा नहीं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी अपने तौर पर संभाल रही हो, आप ही निकले, आप ही ने संभाला। यह संवाद है। उस संवाद के भीतर का संवाद यह है कि इसका मतलब यह है कि एक ऐसी बिसात सियासी तौर पर चाहिए जिसमें अनुकूल स्थिति बन जाए और संभल संभल के आपको एक एक डग आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैसेज ये जाएगा कि दिल्ली और यूपी टकरा रहे हैं, मैसेज अगर जाएगा कि चलेगी किसकी, मैसेज अगर जाएगा कि आप ही चेहरा है, तो फिर चीजें संकीर्ण और सिमटती चली जाएगी। इनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए हमें इस पर संवाद आगे बनाना होगा। दिल्ली में यह मुलाकात उसी संवाद को एक विस्तार देने की जरूरत के साथ बनाई गई है। और यह संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली दरबार भी इस बात को जान चुका है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अनुकूल नहीं है। लोगों के भीतर आक्रोश है। अलग अलग तरीके से जो भी गवर्नेंस संभाली गई योगी आदित्यनाथ के जरिए, उसमें जाति, जो उनकी अपनी जाति थी, उसका कहीं ना कहीं वर्चस्व हो गया। इन परिस्थितियों में जो छोटे छोटे दल थे या जो छोटी छोटी जातियों ने जो अपनी अपनी प्रतिनिधि को जरिए पहचान बनाई हुई थी, यानी वो गठबंधन का चेहरा भी इस प्रोसेस में गायब होने लगा। इसीलिए अब छोटे छोटे लोगों को भी और छोटे छोटे दलों के उन छोटे नेताओं को बुलाया जा रहा है जिनकी हैसियत चाहे 5 सीट पर ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी दिल्ली दरबार महत्व देगी। और आपको उनके साथ संवाद बनाना होगा, उनके लोगों को पदों पर स्थापित करना होगा। वह कोई बोर्ड होगा, कोई निगम होगा। और इसीलिए यह बात का जिक्र हो रहा है कि आप मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए, जिससे मैसेज जाए कि दरअसल ये तमाम छोटे छोटे दल हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि यह एक लंबी फहरिस्त है। क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली समझा पाएगी, या योगी आदित्यनाथ ये मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली उन्हें फंसा रही है? दरअसल यही वो गैर भरोसे की जमीन है जिसमें दिल्ली जैसे ही बुलाती है योगी आदित्यनाथ को लगता है फंसाया जा रहा है। और आरएसएस ने जब संवाद बनाने का रास्ता बनाना शुरू किया, तब भी योगी आदित्यनाथ का एक ही सवाल था, जिन स्थितियों में हमने उत्तर प्रदेश को संभाला है, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को संभाल पाने की स्थिति में कोई नहीं होता। सवाल हमसे रूठे विधायकों का नहीं है। सवाल यह नहीं है कि डिप्टी सीएम को कोई आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जानता है या नहीं जानता है, या वो रूठे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या वह खुद अपने तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई संवाद बना रहे थे, या संवाद के लिए भी वह दिल्ली दरबार के रास्ते से निकलकर लखनऊ आते थे। चाहे वो दिनेश शर्मा का जिक्र हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र हो, चाहे एक लंबी फहरिस्त हो। और इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ये कहकर कर रहे हैं कि दरअसल हमारे यहां भी मंत्रिमंडल में, और आपने भी तो महेंद्र पांडे को कैबिनेट में रखा है, वह भी तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हैं। फिर यह मैसेज क्यों जा रहा है जैसे सबसे बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर जतिन प्रसाद आ गए हैं? ये सारे सवालों को ही कहीं ना कहीं एक साफगोई के साथ दूर किया जाए, इसी के लिए यह दिल्ली की बैठक है। इस बैठक में कोई निर्णय होगा या नहीं होगा, यह इसलिए शायद एक बहुत दूर की गोटी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं बदलेगा। यह एक सहमति लगभग बन रही है। उत्तर प्रदेश के भीतर में जो डिप्टी सीएम है, उनको अधिकार क्षेत्र और उनकी भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी एक संवाद की परिस्थिति है। क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र आता है कि केशव मौर्य रूठे हुए हैं। केशव मौर्य के बारे में जानना चाहिए कि दरअसल वह अशोक सिंघल के
दायरे से निकल कर आए हुए हैं, यानी वह उससे पहले इस राजनीति में जब मुख्य तौर पर इतने सक्रिय नहीं थे, वह अशोक सिंघल जी के साथ हुआ करते थे जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था, और उसमें उनकी भूमिका अशोक सिंघल जी के यहाँ कम से कम जाति समीकरण के लिहाज से और संवाद बनाने के लिहाज से होती थी, इसीलिए उन्हें महत्व भी दिया गया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आ गए तो योगी आदित्यनाथ का अपना जो पूरा का पूरा गेरुआ ढांचा है, उन्होंने सारी चीजें जो भी हिंदुत्व को लेकर थी, आरएसएस के भीतर जो भी सवाल थे, उन्हें एक झटके में धराशायी कर दिया। अब सवाल सबसे बड़ा ये आया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए अमित शाह सक्रिय होते हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रेटजी बनाने के साथ उन्हें जानकारी देते हैं कि हम लोग इस रूप में चलेंगे और बातचीत कीजिए जेपी नड्डा से, वह जेपी नड्डा के पास जाते हैं और उसके बाद एक संवाद करते हैं कि ठीक है हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो इन तीनों से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ के पर कतर दिए गए।